हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों को संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक की दी गई सभी क्लासेस अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और सभी क्लासेस आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आपकी जो हम 20+ की सिर्फ संस्कृत में तैयारी करा रहे हैं और 90+ मार्क्स की तैयारी आपकी यूपी टेट की चल रही है, उसमें अब आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी के बीच में लेकर आए हैं यूपी टेट 2017 का पेपर। जो 2017 में पेपर आया था, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर देखेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। अभी तक की तैयारी के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, ये आप लोगों को चेक करना है। तो दोस्तों, इस क्लास को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है और क्लासेस कैसी लगी। बाकी सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां पर जाकर के आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, शिशु मोदकाय रोदित। इसमें आपको उदाहरण दिया गया और ये बताना ये किस प्रकार की विभक्ति का उदाहरण है। आपको नीचे विभक्तियों के सूत्र दिए गए हैं और यहां से आपको पहचानना है कि ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़िए। संस्कृत के ये आपके विभक्तियों के सूत्र के उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये जरूर सीख चुके होंगे। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, उनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बी नंबर ऑप्शन, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये जो आपके सामने वाक्य दिया गया था, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है। उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार, आपने संस्कृत में प्रत्याहार पढ़े होंगे, लेकिन अलग अलग वर्ण के लिए कुछ अलग अलग सूत्र डिसाइड किए गए हैं। उसी में उस वर्णों के लिए जो प्रत्याहार का बोधक बनाया गया, वो आपका है सल। यहां पर आपका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सल प्रत्याहार उस वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है। और अगर हम उस वर्णों की बात करें तो वो क्या होते हैं, आपके तीनों प्रकार के सा, यानी कि सा 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 और अंत में आ जाता हा, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। द्रस धातु में श्रत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। अगर द्रस धातु में हम श्रत प्रत्यय लगा देंगे तो उससे में क्या वर्ण मिलेगा, क्या शब्द मिलकर आपके सामने आएगा। चलिए बताइए। श्रत प्रत्यय लगा देंगे। श्रत एक प्रत्यय का नाम है और ये लगाने से आपको याद रखना अंत में ना लग जाता, हलंत वाला ना मोस्टली श्रत प्रत्याहार में देखने को मिलता है। द्रस धातु की बात करें तो पश्यन यहां पर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका दृश्य प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। समय वेस्ट मत करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत सोच समझकर उसका आंसर करिए। तो यहां पर आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनः प्लस रथ इस रूप में लिखते हैं, कहीं कहीं आपको मनस प्लस रथ इस रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपका वो याद रखना, विसर्ग संधि के उदाहरण के अंतर्गत आ जाता आपका मनोरथ पद। चलिए बढ़ते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। छा मिलकर बना है। छा किस प्रकार का व्यंजन है, आपको अच्छे से पता होगा। ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हुआ व्यंजन है छा। और ये आपका किससे मिलकर बना है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और जो बिल्कुल करेक्ट है वो कौन सा है, यही आपको चूज करना। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। का और ये आपका सा, इन दोनों से मिलकर के छा बनता है। क्षत्रिय वाला छा इससे मिलकर के बनता है। ए नंबर ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दा धातु किस गण की है। तो दोस्तों, धातु रूप जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपके कुछ गण होते हैं, अलग अलग गण पढ़े जाते हैं। तो उनमें आपको बताना दा धातु जो है वो किस गण के अंतर्गत आती है। आपके सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे सभी, और जो दा धातु आपकी आती वो आपकी जुहोत्यादि गण के अंतर्गत आती है। डी नंबर ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही। आप लोग भी मिलाते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझकर आंसर देना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। दोस्तों, यहां कर्तवाच्य नहीं पूछा गया, यानी कि सीधा सेंटेंस हमसे नहीं पूछा गया, बल्कि आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को संस्कृत में बनाना कर्तवाच्य में, फिर उसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। लेकिन
यहाँ पर आपको एक स्मार्ट आइडिया का यूज़ करना होता है। अगर आप लोगों को पता होगा कर्मवाच्य में क्या करते हैं, हमने आपको इसके पहले जब क्वेश्चंस कराए थे तब भी बताया था कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होता है कि हमको तृतीय विभक्ति के रूप प्रयोग में लाने पड़ते हैं। यानी कि मैं की बात हो रही, अहम की बात हो रही है, इसका आपका तृतीय एकवचन में क्या रूप आएगा, सबसे पहले आपको यह दिमाग में आना चाहिए। इसके बाद अंत में जब हम लोग जो जहाँ पर धातु रूप लिखे जाते हैं, इस रूप में ये लिखे जो अंत में, इसमें आपको याद रखना यते लगता है। आपको हमेशा याद रखना, मोस्टली कर्मवाच्य में आपको अंत में यते लगा हुआ मिलेगा। तो यहां पर देखिए, आपको जब हम मैं की बात कर रहे हैं यानी कि मया हो जाएगा, मया आपणम गम्यते, बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यते लगा हुआ मिल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, उपोषित में संधि आपको बतानी है। उपोषित पद है, इसमें कौन सी संधि है ये आप लोगों को बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जब हमने आपको स्वर संधि के अलग अलग प्रकार बताए थे, उसमें आपको उदाहरण दिए थे 120 प्लस, उसमें आपको यह भी बताया था उपोषित यानी कि उप प्लस औसत, औसति, इस रूप में हम लोग लिखेंगे, उपोषित पद बन जाएगा। और ये आपका पररूप संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि का प्रकार है। पिछले 3-4 वर्षों से पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्वर संधि के अंतर्गत ही आपकी आती है और ये उपोषित इसी के अंतर्गत आने वाला शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नयके में संधि क्या होगी। नयके में आपको संधि बतानी है। 9 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले आपको इसका विच्छेद आना चाहिए, ना प्लस एक है, ये आपका बनेगा और इससे आपका क्या बन जाएगा, नयके पद बन जाएगा। इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं और यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नयके में संधि जो है वो वृद्धि संधि है और ये आपका वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है। संस्कृत में स्वर संधि का प्रकार है वृद्धि रेचि सूत्र होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, अव्यय शब्द समूह है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, अव्यय वे पद होते हैं जो किसी के साथ भी यूज कर लिए जाते हैं, यानी कि ये आपके लिंग को प्रभावित नहीं करते हैं, ये किसी भी रूप में हमको प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी के लिए एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें हम अव्यय पद के रूप में जानते हैं और ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको तीनों शब्दों को चूज करना है, नहीं कि एक चूज कर लें फिर आपको गलत लग जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है और जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन, सर्वत्र अधुना ऊपरी, ये तीनों आपके कैसे अव्यय पद लगे हुए अव्यय पद के अंतर्गत आ जाएंगे, यही आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सर्वत्र अधुना और ऊपर ये आपके तीनों क्या दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं अव्यय पद। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 79 की संस्कृत क्या होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को हिंदी की गिनती आनी चाहिए। काफ़ी लोग तो यहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि 79 आखिर लिखते कैसे, और काफ़ी लोगों ने गलत लिख भी दिया होगा। एक बार अपनी कॉपी में खुद से लिखिए, सिर्फ एक बार लिखिए 79 कैसे लिख रहे हैं आप लोग, तुरंत लिख लीजिए। और क्या आप लोग इस प्रकार से 79 लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। 79 इसी को 79 कहते हैं, इसको हम लोग 89 कहते हैं। तो ये नहीं, हम लोगों ने 79 की बात की थी और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा, पहले फिर से देख लीजिएगा, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। यानी कि 3 नाम ऐसे संस्कृत में दिए गए जो 79 को डिनोट करते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा दे दिया गया जो ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन है एकोन सप्तति। एकोन सप्तति, एकोन का मतलब हमने आपको बताया था एक कम, सप्तति यानी कि 70, यानी कि 70 से एक कम, यानी कि 69 यहाँ पर आ जाएगा। और यही डी नंबर ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि संस्कृत में आपकी 79 को नहीं बल्कि 69 से संबंधित बात आ रही थी, तो ये नहीं है। बाकी नवसप्तति 79 कहते हैं, 79 ये भी आपको 79, उना या एकोने, इनका मतलब होता है एक कम, आशीति का मतलब होता है 80, तो 80 में से एक कम यानी कि 79, 79 हो गई, ये भी 79 हो गई। तो ये तीनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे।
देंगे डी नंबर ऑप्शन गलत दिया गया। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया? नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय क्या होगा? नयनम आपके सामने एक पद दिया गया है, प्रत्यय से देख लीजिएगा 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे। फिर इस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमने बहुत ही अच्छे से पूरा टॉपिक आपको व्याख्या के साथ उदाहरण के साथ बताया। प्रत्यय के क्वेश्चंस भी आपको शाम को या फिर कल की क्लास में दे देंगे। लगभग 20 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वहां से फंसने के चांसेस आपके हो जाएंगे। तो नयनम की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति यानी कि जो मूल रूप से इसका शब्द है, जो संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि नी हो जाएगा, लिट प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर आपका नयनम पद बन जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण कौन सा है? इनमें से आपको अंतस्थ वर्ण चूज करना है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर उस वर्ण की बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं अंतस्थ वर्ण की। ऑप्शंस आपने सभी चारों ऑप्शंस देख लिए होंगे, तो यहाँ पर आपका सा 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 ये तीनों आपके चारों क्या हैं? ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जो कि हमने क्या बताया था, सल के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर आपका यण प्रत्याहार आपको दिख रहा है, और यही आपका क्या कहलाता है? यही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कई अन्य विशेषताएं भी, जैसे इन्हें अर्ध स्वर के रूप में जानते हैं, और भी कई विशेषताएं। तो सी नंबर ऑप्शन या रा लावा, ये आपके चारों जो हैं ये आपके यण के साथ साथ आपके क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण भी इनको कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया? अट प्रत्याहार के वर्ण है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? यहां से देखकर लग रहा है आपको प्रत्याहार टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। हमने संस्कृत की सभी क्लासेस की एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाइए और पूरी प्लेलिस्ट के ज़्यादातर क्लासेस को अगर आप देख लेंगे तो कम से कम आपके 25 मार्क्स की गारंटी लेते हैं। यदि आप उनमें से आधी क्लासेस भी अच्छे मन से देख लेते हैं तो आपके कम से कम 25 मार्क्स बन जाएंगे। और यहाँ पर आपका अट प्रत्याहार स्वर एवं हयवरट का आपका वर्ण कहलाते हैं, यानी कि आपके सामने स्वर आते हैं और ये वर्ण आपके सामने जो लिखे गए ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको बताना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में संधि में कंफ्यूजन होता है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी आपको नहीं करना, सीधे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर भी आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। गुण संधि का उदाहरण है और आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुण संधि के अंतर्गत ऋर वाले जो हमने आपको बताए थे ऑप्शन या उदाहरण, जो ऋर वाले बताए थे, उन्हीं में से एक आपका वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब बताए थे, अर लग जाता है और यह आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। आदि गुणः इसका सूत्र होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। पंचगवम में समास बताना है आपको। पंचगवम पद दिया गया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आपका द्विग समास में और साथ ही साथ तत्पुरुष समास में। तो द्विग यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग ए नंबर ऑप्शन यानी कि तत्पुरुष समास को टिक कर देंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंचगवम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप में क्या होगा? पितृ शब्द आपके सामने दिया गया, इसका संबोधन में जब हम लोग लिखते हैं, संस्कृत के शब्द रूप जब पढ़ते हैं उसमें आपका सबसे अंतिम में क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, हे लगा करके लिखा जाता है, तो वो आपका एक वचन में क्या आ जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने सभी दिए गए हैं और सी नंबर ऑप्शन में आपका हे पिता जो दिया गया, इसमें आपका इस प्रकार से अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और इस प्रकार से आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं और आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हे पिता ये आपका एक वचन में संबोधन होता है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो अभी संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण आपने ऊपर पढ़ा था, दूसरा आपके सामने आ चुका है, तीसरा अभी और बता देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से आपका जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया ये आपका किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ज्ञा जो दिया गया आपको, छत्र बता दिया ऊपर, छत्र ज्ञा, ये तीन होते हैं, छा हो गया, इसका ज्ञा बता दिया, बचा क्या?
त्रा बच गया। ये तीनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं ये जो स्रा बना हुआ ये भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इनमें से कौन सा प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता? फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, प्रत्यय से कम तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन और आगे देखने को मिलेंगे। बस आप लोग जितने अच्छे से धातु टॉपिक हो गया, धातु रूप हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गई, टॉपिक पढ़ लेंगे, उतने ही आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। क्योंकि इसमें पूरा खेल जो होता है वो नए नए एग्जाम्पल्स का होता है। जितने अच्छे से आप लोग उनको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, हमारी क्लासेस को देखते रहेंगे, उतना ही आपको और आगे समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तबियत जो आपका प्रत्यय होता है ये हम चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। चाहिए के लिए कौन सा? तबियत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुझे के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो मुझे के लिए हम लगाएंगे मह्यम संस्कृतम रोचते। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है? धातु रूप लगाने हैं, शब्द रूप लगाने हैं, बस यही सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका संस्कृत अनुवाद से संबंधित था। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन मह्यम संस्कृतम रोचते बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। और लौकिक साहित्य का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कोई भी बदलाव हमने नहीं किया। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने टाइप करके ले आए हैं। बस आप लोग समझिए, देखिए और डेली की हमारी दोनों क्लासेस को और ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। आज शाम को आपको ईवीएस के कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ये आपको बताना। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 18, 20 या फिर 16 है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन दिया गया 18, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 अध्याय हैं, याद कर लीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कारक में यदि प्रकृति क्रिया है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? दोस्तों आपके सामने पद दिया गया कारक, इसमें आपकी क्रय क्या होगी? क्री। ये आपकी धातु हो गई या प्रकृति हो गई, या मूल रूप से जो हमारा संस्कृत का पद दिया गया वो ये हो गया। अब इसमें आपको आगे बताना प्रत्यय क्या लगेगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन अड़वुल प्रत्यय जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपके 5 नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय टॉपिक से क्लियर हो गए। प्रत्यय टॉपिक की क्लास कल अलग से एक ले लेंगे जिसमें आपको लगभग 25-30 क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक जो आ चुके हैं या आने वाले हैं उनको कवर कर लेंगे। बस आप लोग एक एक क्लास को ध्यान से देखते रहिए। और बहुत ही जल्द आपकी संस्कृत की मैराथन क्लास आने वाली, महा रिवीजन क्लास आने वाली, जिसमें आपका पूरा संस्कृत का रिवीजन कराएंगे। और इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी एक 2 घंटे की क्लास आएगी जिसमें आपके पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का फिर से बता दें, अव्ययी भाव समास क्या हमने आपको बताया था? जिसका प्रथम पद जो पद अव्यय होता है जिसमें वो आपका कहां आ जाता है? अव्ययी भाव समास में आ जाता है। चारों ऑप्शंस में से आपको कहां दिख रहा है? तो अधिहरि में अधि जो दिख रहा है वो क्या है? ये आपका प्रत्यय पद है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में आपका उदाहरण जो है वो आपका अधिहरि दिया गया है। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे, बी नंबर ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों। और इसका जो समास विग्रह वो भी आप लोगों को याद रखना। हरि इतो इस रूप में इसको लिखा जाता है, याद करते रहिए, समझते रहिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? इनमें से किसको चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता के रूप में जाना जाता है? चलिए याद कर लीजिए। चतुर्विंशत यानी कि 4, चतुर्विंशति 40, इसके बाद क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति सहस्त्री 24,000 सहस्त्र, यानी कि 1000 कहते हैं इसको। इतने श्लोक हैं, ये किसको कहते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। समझते रहिए कि क्वेश्चन को याद करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।
तो दोस्तों हम रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशत यानी कि 24 हो गया, चतुर यानी कि 4, विंशति 20, तो मिलकर के 24, सहस्त्री मतलब के 1000, तो यानी कि 24,000 श्लोक जहाँ पर हैं वो आपकी रामायण को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रामायण का नाम चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। इसके बाद सत सहस्त्री के रूप में किसको जानते हैं? सत सहस्त्री, ये संहिता, ये किसको कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपको महाभारत को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर दे सकता है। सत यानी कि 100, सहस्त्र यानी कि 1000, यानी कि 1,00,000 श्लोक इसमें हैं। इसमें कितने? 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। 24,000 किसमें है? रामायण में है। ये आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले सबसे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्युत संधि का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है स्वच्युत संधि का कौन सा उदाहरण है। व्यंजन संधि के अंतर्गत भी बहुत से प्रकार होते हैं, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें आपकी स्वच्युत संधि सबसे ऊपर आ जाती है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन विद्वानन जयति, ये आपका उदाहरण जो है ये आपका स्वच्युत संधि के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। ना है वो वहाँ में परिवर्तित हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वादौसधि सधम के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरे रूप में कई बार पूछा गया। नैषधीय चरितम रचना है जिसे विद्वानों की औषधि कहा जाता है, विद्वादौसधम के रूप में जानते हैं। और जब रचना है किसकी है तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष की रचना है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन जो कि आपके 2017 के पेपर में पूछे गए थे वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ ये भी पता लग गया होगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी आपको आगे क्लासेस मिलती रहेंगी, लगातार क्वेश्चंस दे रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आए थे पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ में समय अधिक लगता है, इस वजह से उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आपको यूपी टेट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में 100% तैयारी कराई जा रही है। टेलीग्राम पर इनके लिंक शेयर कर देते हैं, वीडियोस की PDF भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।